हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4। तो आइए देखते हैं चैप्टर का क्या नाम है। राजनीति दल का अर्थ मिलकर बनाता है, या राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीति दल के 3 हिस्से हैं। पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य, तीसरा अनुयायी या समर्थक। नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक से मिलकर बना है। राजनीतिक दल के कार्य देखेंगे। पहला है, अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। तो अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है, तो दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। और अपने भारत जैसे देश में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। तो आगे देखिएगा, 2004 के संसदीय चुनाव। 2004 के संसदीय चुनाव कैसे हुए। भारत में 3 प्रमुख गठबंधन हुए थे। पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए कहा जाता है। इसमें बीजेपी और उसके दोस्त पार्टी शिवसेना से मिलकर बनती है। तो एनडीए कैसे बनता है, तो बीजेपी और उसके पार्टी शिवसेना से। और दूसरा देखेंगे, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको यूपीए कहा जाता है। इसके प्रमुख कौन है, तो कांग्रेस और उसके दोस्त पार्टी। और तीसरा देखेंगे, वाम मोर्चा। गठबंधन को अलायंस कहते हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। अगला हेडिंग देखिएगा, विधानसभा। कुल मतों का 6% या उससे अधिक और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ता है। इसी को राष्ट्रीय दल कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलता है, तो विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का 6% या उससे अधिक और कम से कम 2 सीटों पर जीत जब मिलती है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। और लोकसभा के चुनाव में क्या होता है देखिएगा, तो लोकसभा कुल मतों अथवा 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में पड़े वोटों का कम से कम 6% और लोकसभा के चुनाव से कम 4 सीटों पर दर्ज करनी पड़ती है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। जैसे नेशनल पीपुल पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो देखिएगा आगे अब कई ठो राजनीति। तो देखिएगा, पहला राजनीति पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना किसने किया था, तो काशीराम ने किया था 1984 ईस्वी में। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने 1984 ईस्वी में किया था। यह किसके लिए था, दलित, आदिवासी, पिछड़ी वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व शामिल है। दलित वासियों के लिए राजनीतिक सत्ता पाने के लिए प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। यह बहुजन समाज पार्टी किससे प्रेरणा मिली थी, तो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी, अम्बेडकर दलितों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और हितों के रक्षा के मुद्दों का ज़्यादा सक्रिय थे। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने 1984 ईस्वी में किया था। ये किसके लिए था, तो दलित वर्ग, आदिवासी, पिछड़ी, धार्मिक और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। और ये किससे प्रेरणा मिली थी इसकी स्थापना करने के लिए, तो साहू जी महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी, भीमराव अम्बेडकर। ये लोग शुरू से ही दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। पार्टी का मुख्य आधार यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। यूपी में कितनी बार इसकी सरकार बन चुकी है, तो 4 बार। और 2019 में लोकसभा के चुनाव में कितने परसेंट वोट मिले, तो 3.63%। कितने सीट पर, तो 10 सीट पर। तो कन्फर्म हो गया आप लोग को, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। किसने किया था, तो काशीराम ने किया था। किसके लिए किया था, तो दलित, आदिवासी के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए। और किससे प्रेरणा मिली थी, तो साहू जी महाराज और भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी। और कहाँ मुख्य आधार बना था पार्टी का, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
दिल्ली, पंजाब। और यूपी में कितनी बार सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की? तो 4 बार। और 2019 की लोकसभा सीट मतलब लोकसभा चुनाव में कितने परसेंट वोट मिले थे? तो 3.63%। और कितने सीट पर? तो 10 सीट पर। अब अगला देखिएगा, अगला पार्टी के बारे में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगला पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसका पुनर्जीवित कब हुआ? तो ये 1980 में। मतलब जिस गठन इसका 1951 में हुआ, लेकिन इसका स्थापना 1980 में। संस्कृति एवं मूल्य दीनदयाल उपाध्याय के विचार से लिए गए थे, मानवतावाद एवं अंत्योदय के प्रेरणा से। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुत्व प्रमुख तत्व था इसका। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में। और किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। संस्कृति मूल्य दीनदयाल उपाध्याय के विचार, मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुत्व से इसके प्रमुख तत्व थे। तो आगे देखिएगा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय स्तर विशेष दर्जा देने के खिलाफ था। तो सामान्य नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए पहले उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी पे, अब दक्षिण पूर्व पूर्वोत्तर में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के हैसियत से यह पार्टी 1998 में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने परसेंट मतलब कितने वोट पर विजय पाई? तो 303 पे, 3 सीट पे। एनडीए का नेतृत्व बीजेपी कर रही है। अगला देखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, ये तीसरी पार्टी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा 1964 में। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, साम्राज्यवाद एवं सांप्रदायिकता की विरोधी, सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य, पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा मजबूत आधार, 34 वर्षों से पश्चिम बंगाल में शासन। 2019 में कितने परसेंट वोट मिला था? तो 1.75%। और लोकसभा में कितनी सीट मिली थी? तो 3। नई आर्थिक नीति बनी थी और उदारवाद के खिलाफ थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की कब स्थापना हुई? तो 1964 में मार्क्सवाद के द्वारा। अगला पार्टी का नाम देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया और 1971 तक लगातार 1980 से 1998 तक देश पर शासन किया। 1989 के बाद जन समर्थन में कमी हो गई। इसका विचार न वामपंथी न दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसका अनुसरण कर रही थी? तो मध्यमार्गी का। मुख्य एजेंडा इसका क्या था? तो कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। इसकी स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब हुई थी? 1885। और देखिएगा 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व यूपीए ये कांग्रेस कर रही है। 2014 से 2019 तक लोकसभा में पराजित हुई, मतलब हार गया ये चुनाव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और 2019 में 19 पॉइंट मतलब 5% वोट मिला और 52 सीटें मिली। तो देखिएगा इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। इसका मुख्य एजेंडा क्या था? तो कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। यह किसका अनुसरण कर रहा था? तो मध्यमार्गी का। देखिएगा अगला हेडिंग, राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ। राजनीतिक दल की क्या क्या चुनौतियाँ हैं? तो देखिएगा पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, जैसे कि ऊपर से दिखाएंगे कि ये लोग लोकतंत्र का मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं होता है। पार्टियों के सदस्यों की खुली सूची और नियमित संगठन नहीं होता है। सामान्य कार्यकर्ता अनजान होते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पार्टी के नाम पर सारे फैसले पार्टी के नेता लेते हैं।
और वंशवाद की चुनौती, ये चुनौती सबसे बड़ा है, क्योंकि मतलब पार्टी में अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को जगह नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग अपने रिश्तेदार, संगी संबंधियों के अपना पद टिकट देते हैं। इसलिए वंशवाद की चुनौती सबसे बड़ा समस्या है राजनीतिक दल में। अधिकांश दल कामकाजी प्रदर्शन नहीं करते हैं, शीर्ष पद अपने परिवार को ही देते हैं। पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, जैसे कि जिसके पास पैसा हो, अगर वो अपराधी हो, गुंडा मवाली जो भी कह सकते हैं, मतलब जो अच्छे काम करके आगे नहीं बढ़े उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं रहता है और पढ़े लिखे समझदार हो तो वो पार्टी में नहीं जा सकते। पार्टी उम्मीदवार उतारती उन्हीं लोगों को है जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। देखिएगा अगला हेडिंग, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए एक नियम आया, दल बदल अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। अगला है देखिएगा, चुनाव आयोग, संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना देना चाहिए। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, 1/3 टिकट, मतलब 33% महिलाओं को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। चुनाव खर्च सरकार उठाए। अगर ऐसा रहा तो मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी आ सकते हैं इसमें राजनीतिक दल में, मतलब अपना चुनाव लड़ने या लोगों की सेवा करने के लिए। नहीं तो भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। अगर ये बात पैसे की हमेशा आ जाती है कि जिसके पास पैसा होगा वही, उसी को टिकट मिलता है या वही चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसका चुनाव खर्च जब सरकार उठाएगी तो मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसमें राजनीतिक दल में आ सकते हैं। अगला हेडिंग देखिएगा, लोकतंत्र के परिणाम। इसके परिणाम क्या क्या हैं, तो लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन कैसे करें। तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, टकराव को टालने और संभालने का तरीका है, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। कई बार लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और जब उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। यानी कि हम लोग समझते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है तो हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला हेडिंग देखिएगा, अगला हेडिंग में उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। यह सुस्त हो सकती है, कर्म कार्य कुशल हो सकती है, इससे भ्रष्टाचार हो सकता है। असमानता और गरीबी में कमी, ज़्यादा तर्क संकट आर्थिक असमानता को कम करेगी। आर्थिक असमानता का बढ़ता हिस्सा निचले हिस्से के कुछ लोगों का जीवन बसर करने में काफ़ी कम समय मिलते हैं, जो आमदनी गिरती जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए अगर चुनाव में पैसे की दिक्कत ना हो, महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, दल बदल अधिनियम बढ़िया से अधिनियम काम करे और इसमें भ्रष्टाचार लोगों को जाने का मौका ना मिले, तो लोकतांत्रिक देश अच्छे से चल सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।